यस बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसका चैप्टर का टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 11 डिस्कस किया था। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 11 पॉइंट्स थे, तो वो 11 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 11 में किसी तरह का कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। नहीं है। उसी के बाद में फिर हमारा इस चैप्टर की 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, तो उन दोनों क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट कर देते हैं ताकि ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इस चैप्टर की हमारी 2 टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स रिमेनिंग थी, एक तो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 और टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 को कवर अप कर देते हैं और फिर टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 10 कवर कर लेते हैं, जिसमें चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए बेटा, इसमें टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 में स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 का। ये लास्ट पार्ट है, आज के में ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है हमें। एन एंटिटी रीवैल्यूड इट्स लैंड एंड बिल्डिंग। एंटिटी ने क्या किया, रीवैल्यू किया इट्स लैंड एंड बिल्डिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर टू $60 million। और उसकी वैल्यू कितनी बताई उन्होंने, $60 million। $15 million फॉर द लैंड। उस $60 million में से $15 million की तो क्या है बेटा, लैंड है। तो बाकी की रिमेनिंग बची कितनी, $45 million। वो हमारी क्या हो जाएगी, बिल्डिंग हो जाएगी। आगे बोला हमें द प्रॉपर्टी कॉस्ट $30 million। प्रॉपर्टी की कॉस्ट है $30 million, जिसके अंदर उन्होंने बताया $6 million क्या है फॉर द लैंड। तो रिमेनिंग जो बचा $24 million, वो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग का। 10 years प्रायर टू द रिवैल्यूएशन। और वो कब की वैल्यू बता रखी है, 10 years पहले की। 10 years प्रायर, तो मतलब कि करंट ईयर में करंट ईयर की कैरिंग अमाउंट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका 10 years का डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। दूसरी चीज, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो हमें उसको दोनों को सेग्रीगेट करना होगा, लैंड और बिल्डिंग को। लैंड जो है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है और बिल्डिंग क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट है। आगे बोला है हमें द एंटिटीज पॉलिसीज टू मेक एन एनुअल ट्रांसफर ऑफ रियलाइज अमाउंट टू द रिटेन्ड अर्निंग्स। और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी तो कि वो अमाउंट का क्या करती है, रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करती, रिवोल्यूशन सरप्लस से निकाल करके एक्सेस डेप्रिसिएशन के बराबर का अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर किया जाता है। आपसे पूछा शो द इफेक्ट ऑफ द अबव ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इफेक्ट बताना है। तो उसका इफेक्ट बताना है हमें, तो यहाँ पर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ले लेता हूँ वैसे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखी है उन्होंने रिवैल्यूड प्राइस $60 million, जिसमें उन्होंने बोला है बेटा 15 मिलियन डॉलर्स की क्या है, लैंड है। उसके अलावा हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा था। कॉस्ट प्राइस दे रखा था कितना, $30 million। $6 million की क्या थी, जिसमें लैंड। $30 million, जिसमें $6 million फॉर लैंड। और ये कॉस्ट प्राइस कब थी, 10 years बिफोर। अगो रिवोल्यूशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में अमाउंट ट्रांसफर करना है। और लाइफ बता दिया आपको कितनी है, 40 ईयर से कोई चेंज नहीं हुआ है। एसेट्स की टोटल लाइफ 40 ईयर्स। तो सबसे पहली चीज तो हम रीवैल्यूड प्राइस के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, उसका 2 कॉलम्स बना देते हैं। फर्स्ट कॉलम तो, और ये सेकंड, ये लैंड और ये बिल्डिंग। इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, लैंड की कॉस्ट है कितनी, $6 million। तो लैंड की कॉस्ट लिखा $6 million, और बिल्डिंग की हो जाएगी कितनी, $24 million। टोटल कॉस्ट थी कितनी, 30 मिलियन। उसमें से हम क्या करेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 10 years।
लैंड पर तो क्या लगेगा, 0। लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगेगा, और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 24 मिलियन अपॉन लाइफ दे रखी है 40 इयर्स, इनटू कितने इयर्स का, 10 इयर्स का। तो 24 अपॉन 40 इंटू 10, 6 मिलियन डॉलर। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस सर। भाई हमारी लैंड की फिगर दे रखा था 6 मिलियन डॉलर, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा तो उस पर 0। बिल्डिंग की फिगर दे रखा था 24 मिलियन, और उसकी लाइफ दे रखी है टोटल 40 इयर्स, और हमारा आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अभी तक आप 10 इयर्स यूज कर चुके हैं, तो 10 इयर्स का डेप्रिसिएशन 24 मिलियन इंटू 10 अपॉन 40, 24 मिलियन इंटू 10 अपॉन 40, तो 6 मिलियन। तो आपका केयरिंग अमाउंट आ गया ऑन डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन की हमारी डेट आ गई बेटा, केयरिंग अमाउंट, ये तो लैंड की वैल्यू आ गई 6 मिलियन, और बिल्डिंग की वैल्यू आ गई 24 माइनस 6, 18 मिलियन। हमें रीवैल्यूड प्राइस बता दिया है, रीवैल्यूड प्राइस बताया बेटा कितना, 60 मिलियन डॉलर, जिसमें 15 मिलियन डॉलर की क्या है, लैंड है। तो रीवैल्यूड प्राइस बता दिया 15 मिलियन डॉलर, तो ये हो जाएगी बिल्डिंग कितनी, 45 मिलियन डॉलर। तो आपका रिवैल्यूड प्राइस और इसमें से, ये दोनों में से डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन, 15 माइनस 6, 9 मिलियन की तो आपकी लैंड का हो गया रिवैल्यूएशन गेन, और 45 माइनस 18, 27 मिलियन का आपका हो गया। सर आपकी वॉइस बहुत अटक रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। जस्ट अ मिनट। यस बेटा, तो मैं वापस से बता देता हूँ वॉइस का जो इश्यू आ रहा था। भाई हमें लैंड की वैल्यू दे रखी थी, स्टार्टिंग की कॉस्ट प्राइस थी उसकी 6 मिलियन डॉलर, टोटल वैल्यू दे रखा था हमें लैंड और बिल्डिंग का 30 मिलियन, जिसमें से 6 मिलियन डॉलर की थी लैंड। तो रिमेनिंग बिल्डिंग वैल्यू बचा कितना, 24 मिलियन। लैंड क्या है, हमारी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, तो लैंड पर कोई डेप्रिशिएशन नहीं लगा है, तो हमने उसको क्या कर दिया, 0 लैंड का। बिल्डिंग की हम बात करें तो बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगेगा, और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितने इयर्स का लगेगा, 10 इयर्स का। तो 10 इयर्स का हमने डेप्रिसिएशन लगाया 24 मिलियन इंटू 10 इयर्स अपॉन 40 इयर्स, तो वो आ गया आपका 6 मिलियन डॉलर का। तो माइनस कर देंगे तो आपका आ गया केयरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन की डेट पर आपका केयरिंग अमाउंट कितना था, 6 मिलियन डॉलर तो लैंड का, और बिल्डिंग का था कितना, 18 मिलियन डॉलर। उसका हमने रीवैल्यूएशन करा, और रीवैल्यूएशन प्राइस दे रखा है आपको टोटल 60 मिलियन डॉलर, जिसमें 15 मिलियन डॉलर की तो क्या है बेटा, लैंड है, तो बाकी का रिमेनिंग 45 मिलियन डॉलर की क्या हो जाएगी, बिल्डिंग। तो 15 मिलियन रिवैल्यूड प्राइस लैंड का, और बिल्डिंग का हो गया 45 मिलियन डॉलर। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा 15 माइनस 6, दैट इज 9 मिलियन, और बिल्डिंग का आ जाएगा 45 माइनस 18, दैट इज 27 मिलियन डॉलर। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यहाँ तक का पॉइंट में कोई डाउट है? नहीं है। इसी के बाद में फिर हम आगे बात करें, सर ये तो हमारी बात हो गई किसकी, रिवैल्यूड प्राइस भी निकल गया हमारा, और इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, जब हमें बिल्ड उसमें शो करना रहेगा बैलेंस शीट वगैरह के अंदर, तो उसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे हम। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जब आप माइनस करेंगे, तो लैंड पर तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, लेकिन बिल्डिंग पर लगेगा, और बिल्डिंग की रिवैल्यूड प्राइस कितनी है, 45 मिलियन डॉलर, और इंटू 1 अपॉन लाइफ कितनी बची है, 30 इयर्स बची है क्या बेटा,
भाई टोटल लाइफ थी आपकी 40 ईयर्स, इसमें से 10 ईयर्स ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तो 45 इंटू 1/30, 1.5, यही आ रहा है बेटा। तो आपका अमाउंट आ जाएगा बेटा, अमाउंट टू बी शोन इन एसओएफपी, बैलेंस शीट के अंदर कितना अमाउंट आएगा। तो 9 मिलियन, आपकी लैंड की वैल्यू दे रखी थी स्टार्टिंग में कितनी, 15 मिलियन, 15 में से जीरो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो 15 माइनस जीरो दैट इज 15 मिलियन। और इसकी अगर हम बात करें, $45 मिलियन की फिगर थी, जिसमें से 1.5 मिलियन का और डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितना बचा, 43.5 मिलियन। तो 15 प्लस 43.5, $58.5 मिलियन, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी एसओएफपी की। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा। यस सर। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि आपको इसको बैलेंस शीट के अंदर शो करना है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाने के लिए सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की अगर बात करें, तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। करंट ईयर का हमने डेप्रिसिएशन लगाया था, कितना आया था डेप्रिसिएशन, $1.5 मिलियन। ये अब उसको 000 हटा करके 1500 बोल देते, तो 1500 का तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। उसके अलावा और क्या आएगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के अलावा, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम के अंदर उसके अंदर आ जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस। और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ था बेटा, 9 और 27, टोटल कितना हो जाएगा दोनों मिला करके, 36 मिलियन। 9 मिलियन का तो लैंड पर और बिल्डिंग पर हुआ था कितना, 27, तो 9 और 27, 36 मिलियन। तो ये आ जाएगा आपका 36,000। ये आपका एक्सपेंसेस है और ये प्रॉफिट है। बस, ये तो होगी बात किसकी, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें एसओएफपी की, तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो हमारा आ जाएगा बेटा कितना, 58.5, मतलब 58,500। एक तो ये आ जाएगा हमारा। इसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी में रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो आ जाएगा 36,000। ये हमारी क्या बन जाएगी, बैलेंस शीट। इसके अलावा अगर हम और दिखाना चाहें तो उसको वहां पर भी शो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और उसके अंदर वही हमें 4 कॉलम्स बनाने होंगे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवैल्यूएशन सरप्लस।
अच्छा, एक पॉइंट और आएगा इसमें, एक पॉइंट हमारा रह गया। उन्होंने यहाँ पर बोला है देयर इज अ पॉलिसी ऑफ कंपनी टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम रिवोल्यूशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स। भाई अगर आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन जो लगता है उसके बराबर अमाउंट हमें क्या करना होगा, रिवोल्यूशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना होगा। तो बेटा हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो फिर उस सिचुएशन में भाई हमारा ओल्ड डेप्रिसिएशन कितना लगता था, ओल्ड डेप्रिसिएशन 24 मिलियन की एसेट थी हमारी, इंटू 1/40, 0.6 मिलियन का डेप्रिसिएशन लगता था हमारा। न्यू डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, असेट्स की वैल्यू, नया डेप्रिसिएशन आ रहा था हमारा कितना, $45 मिलियन की एसेट है, और 1/30, 45 मिलियन इंटू 1/30, तो ये बैठ रहा था आपका 1.5 मिलियन। एक्सेस डेप्रिसिएशन आ जाएगा इससे 0.9 मिलियन। आपका एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है कितना, $0.9 मिलियन। तो इसका हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन सरप्लस से पैसा निकालेंगे, तो यहाँ पर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर माइनस भी करेंगे, ट्रांसफर 900, तो ये आ जाएगा फिगर आपका 35,100। और यही चीज हमें यहाँ पर भी शो करनी रहेगी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। हमने सबसे पहले रिवोल्यूशन सरप्लस के अंदर बैलेंस लिखेंगे, रिवोल्यूशन सरप्लस में आ जाएगा 36,000, और उसमें से माइनस कर देंगे ट्रांसफर 900, और रिटेन अर्निंग्स में प्लस कर देंगे, तो आपका बैलेंस आ जाएगा डैश डैश 900 और 35,100। ये आपका क्वेश्चन जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बोलिए बेटा किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 में, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 3 में अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बोलिए बेटा। नहीं है डाउट बेटा, नो चलिए सर। इसी का एक लास्ट क्वेश्चन रिमेनिंग था, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 10, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं ताकि चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए बेटा इसमें टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 10 में क्या बोला है हमें, ड्यूरिंग द ईयर टू 30 सितंबर 2013 Hudson built a new mining facility to take advantage of new laws regarding onshore gas extraction। उन्होंने क्या किया, 30 सितंबर 2013 को हमारा ईयर एंड होता है, और उस दिन उन्होंने क्या किया, एक नई माइनिंग फैसिलिटी का वो एक इस्टेब्लिश कर रहे हैं, नई माइनिंग वगैरह लगा रहे हैं, टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू लॉज रिगार्डिंग ऑनशोर गैस एक्सट्रैक्शन। भाई तो क्या आप अगर गैस वगैरह का एक्सट्रैक्शन वगैरह करेंगे तो उसमें हम गवर्नमेंट से हेल्प मिलेगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैसिलिटी कॉस्ट $10 मिलियन। उस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी कितनी, $10 मिलियन। And to fund this, Hudson took out a $10 million 6% loan on 1st October 2012। और उस पर्पस के लिए उन्होंने क्या किया था, लोन लिया था। कब लिया था लोन, 1 अक्टूबर 2010 को लोन लिया था, सॉरी 2012 को लोन लिया था। द कंस्ट्रक्शन ये लिखा हुआ, एंड टू फंड दिस Hudson took out a $10 million 6% loan on 1 October 2012, और 1 अक्टूबर 2012 को उन्होंने लोन लिया था। फिर आगे बोला उन्होंने विच विल नॉट बी रीपेड अंटिल 2016, जो रीपे नहीं किया जाएगा कब तक, 2016 तक। द 6% इंटरेस्ट वाज पेड ऑन 30 सितंबर 2013,
और 6% इंटरेस्ट आपने पे कर दिया कब? 30 सितंबर 2013 को। मतलब हर ईयर के एंड में आप इंटरेस्ट पे करते हैं। आगे बोला हमें एंड कंस्ट्रक्शन वर्क बिगन ऑन 1 अक्टूबर 2012। कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट हो गया था 1 अक्टूबर 2012 को एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन 31 अगस्त 2013। और कंस्ट्रक्शन का वर्क कंप्लीट हो गया कब? 31 अगस्त 2013 को। एज नॉट ऑल द फंड्स वर रिक्वायर्ड इमीडिएटली, सारे फंड्स की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं थी। हुडसन ने क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया इन 4% बॉन्ड्स। 4% बॉन्ड्स के अंदर उन्होंने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट कर दिया। कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया उन्होंने? यहाँ पर लाइन कितना है? 2 मिलियन। आई थिंक ये विजिबल पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, अभी देख लेंगे क्वेश्चन में कितना था। पर्सन ने क्या किया था? अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया था फ्रॉम 1 अक्टूबर 2012 से लेकर 30, वो कब तक के लिए इन्वेस्ट किया था? 31 जनवरी 2013 तक। 31 जनवरी 2013 तक के लिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 जनवरी तक के लिए उन्होंने क्या कर दिया था? उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया था। माइनिंग कमेंस ऑन 1 सितंबर 2013। माइनिंग स्टार्ट हो गई 1 सितंबर 2013 को, इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर 10 इयर्स। और वो कंटिन्यू रहेगी कितने साल तक? 10 साल तक। As a condition of being allowed to construct the facility, Hudson is required by laws to dismantle it on 1 October 2013। और लॉस के अकॉर्डिंगली उनको क्या करना पड़ेगा? वो जो उन्होंने माइनिंग से रिलेटेड वो सारा काम किया तो उसको डिसमेंटल कराना पड़ेगा कब? 1 अक्टूबर 2023 को। 13 नहीं है, वो 23 है। तो 1 अक्टूबर 2023 को हडसन एस्टिमेटेड दैट दिस वुड कॉस्ट अ फर्दर $3 मिलियन। और उसका फर्दर कॉस्ट बैठेगा आपका कितना? $3 मिलियन का फर्दर आपका कॉस्ट बैठेगा। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। As the requirements is extremely specialized, Hudson invested significant resources in recruiting and training employees। तो इक्विपमेंट्स वगैरह स्पेशलाइज थे, तो हडसन ने क्या किया? अपने एम्प्लॉइज वगैरह को ट्रेनिंग वगैरह दी, उनको रिक्रूट वगैरह करा और ट्रेनिंग्स वगैरह दी। हडसन स्पेंट $6 लाख ऑन द प्रोसेस इन द ईयर टू 30 सितंबर 2013। हडसन ने क्या किए थे बेटा? $6 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया था किस चीज पर? एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग पर। आगे बोला हमें बिलीविंग इट इज टू बी वर्थवाइल एज इट एंटिसिपेट दैट मोस्ट एम्प्लॉइज विल रिमेन ऑन द प्रोजेक्ट फॉर द एंटायर 10 years ड्यूरेशन। और उनको लगता है तो कि हमने एम्प्लॉइज के ऊपर खर्चा किया तो एम्प्लॉइज हमारे साथ में काम करेंगे, 10 साल तक वो रुकेंगे, वो हमें छोड़ करके नहीं जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। बट क्या कंफर्म है? क्या हमने पढ़ा है? स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को क्या हम कैपिटलाइज करते हैं क्या बेटा? नो सर। उसको तो हम क्या करेंगे? P&L में शो करेंगे। आगे बोला हमें हडसन हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 6%। हडसन की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कितना? 6%। शो यूजिंग और एक्सट्रैक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी। क्या क्या था इसका क्रक्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार फटाफट से रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमें बोला ईयर एंड होता है 30 सितंबर को। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट दे दी $10 मिलियन। 1 अक्टूबर को आपने लोन लिया था $10 मिलियन का 6% पर, जो रीपे नहीं किया कब तक? 2016 तक। उस पर इंटरेस्ट आता है हमारा, कब पे किया हमने? 6% इंटरेस्ट 30 सितंबर 2013 को, मतलब फुल ईयर का इंटरेस्ट पे करा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था बेटा 1 अक्टूबर को और कंप्लीट हो गया कब तक? 30 अगस्त तक। तो बेटा अपन इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो इंटरेस्ट में 1 अक्टूबर से लेकर 30 अगस्त तक का तो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज हो। कैपिटलाइज्ड। और बाकी का जो 1 मंथ का इंटरेस्ट होगा वो कहाँ पे जाएगा? P&L में। यस सर। आगे देखें हमें और क्या बोला? लोन अमाउंट इन्वेस्ट इन 4% बॉन्ड्स। लोन का जो अमाउंट था उसको हमने क्या करा था? इन्वेस्ट करा था 4% बॉन्ड्स में 1 अक्टूबर 2012 से लेकर 31 जनवरी 2013 तक। तो मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ये भी हमारे कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान ही हुआ है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड इन्वेस्ट किया था? ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड इन्वेस्ट किया था कि बेटा हमने? यस सर। तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो कहाँ पर आएगा? कैपिटलाइज में आएगा या P&L में जाएगा? कैपिटलाइज में से माइनस होगा। माइनस होगा। वेरी गुड। आगे बोला हमें उन्होंने माइनिंग कमेंस हो गई थी 1 सितंबर 2013 को और ईयर एंड होता है 30 सितंबर को।
तो ये चीज हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है बेटा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह करना। तो सबसे पहली चीज हम बात करें बोरोविंग कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो बोरोविंग कॉस्ट का हम कैसे निकालेंगे, जिसको जहां पर भी पॉइंट में समझ में नहीं है आप पूछ लीजिएगा। मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है ताकि समझा लिखने का टाइम वेस्ट ना हो। हम इसको फटाफट देखते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें बेटा बोरोविंग कॉस्ट की। तो बोरोइंग कॉस्ट के अंदर हमारा टोटल हमने लोन लिया था $10 मिलियन का। तो $10 मिलियन इंटरेस्ट रेट हमें दे रखा था 6%। तो 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़। भाई 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 10 मिलियन इंटू 6%, 6 लाख। 6 लाख में क्या करेंगे, हमारा बाइफिकेशन होंगे, उसको क्लासिफाई करना होगा। 11 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो तो हमारा किसके अंदर जाएगा, कैपिटलाइज होगा। तो 6 लाख इंटू 11/12 दैट इज 5,50,000। वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज। और 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है 6 लाख इंटू 1/12 50,000, वो हमारा पीएनएल के अंदर आ जाएगा एज ए फाइनेंस कॉस्ट। यहाँ तक की बात हो गई सर। उसमें से हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करेंगे। सर इन्वेस्टमेंट इनकम वो कितनी है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इनकम हमने इन्वेस्टमेंट करा था, इन्वेस्टमेंट इनकम 40,000। सर ये कैसा है इन्वेस्टमेंट इनकम, आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा था बेटा, 1 अक्टूबर को करा था और 31 जनवरी तक के लिए कितना इन्वेस्ट किया था, $3 मिलियन का। वहां पर अमाउंट लिखा हुआ था बेटा $3 मिलियन। $3 मिलियन, 3 मिलियन। तो $3 मिलियन का अमाउंट हमने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। तो 3 मिलियन इंटू 4% इंटरेस्ट रेट था उस पर, और इंटू 4 मंथ के लिए, भैया अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने का। तो वो हो जाएगा 40,000, माइनस करा 550 में से 40, तो वो कितना आ गया, 5,10,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज। और बाकी का 50,000 हमारा किस में जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट में किसी तरह का कोई डाउट है बेटा? इसी के बाद में फिर सेकंड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी हमें उसको डिसमेंटल कराना पड़ेगा आफ्टर 10 ईयर्स। तो उसके लिए हमने अभी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। 11 ईयर्स के बाद में हमें जो डिसमेंटल करना है तो 1/1 प्लस आर की पावर एन इंटू अमाउंट। तो 1/1 प्लस रेट कितना दे रखा है, 0.06 की पावर 11 इंटू $3 मिलियन। तो ये आपने सॉल्व करा तो प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी 1580363। 1580363 ये हमारी क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। और उसमें हम क्या करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट को हमने कैलकुलेट करा, फाइनेंस कॉस्ट बैठेगा उस पर 1580363 का 6% 94822। ये हमारी क्या आ गई है, फाइनेंस कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर तो सर 2 पॉइंट आएंगे हमारे। एक तो ये वाला आएगा 1580363 का 6%, और उसके अलावा दूसरा पॉइंट आएगा ऊपर वाली 50,000 की जो हमारा इंटरेस्ट गया था। तो इन दोनों को हम पीएनएल में शो करेंगे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। इसके बाद में थर्ड पॉइंट पर अब हमारे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन का खर्चा बता रखा था 10 मिलियन का, तो वो हमने लिखा। फिर उसके अलावा बोरोविंग कॉस्ट वो हमने कैलकुलेट करा था, कितना आ रहा था, 5,10,000। तो वो मेंशन कर देंगे 5,10,000। और उसके अलावा डिसमेंटल कॉस्ट, डिसमेंटल कॉस्ट बैठ रहा है आपका, वो हमने निकाला था 1580363। तो वो ऐड कर देंगे 1580363। तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया आपका कितना, 120,90,363। ये आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की टोटल कॉस्ट आ गई है। हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो उसकी टोटल कॉस्ट पर लगाएंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी, 120,90,363। माइनिंग आपकी कंप्लीट हुई थी बेटा सितंबर में, 1 सितंबर को। सर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बेटा, माइनिंग कमेंस हुई थी 1 सितंबर को और हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 30 सितंबर को। तो 1 मंथ का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। 1 मंथ का हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो 120,90,363 इंटू 10, 1/10 इंटू 1/12। तो ये हमारा आगे बेटा कितना, 100,753। सर ये 1/10 क्यों किया है हमने यहाँ पर, तो बताएगा मुझे बेटा। डेप्रिसिएशन का रेट कितना दे रखा है, कुछ लिखा हुआ है क्या सर उन्होंने? सर 10 ईयर्स लाइफ लिखी हुई है ना, तो कितने ईयर्स का हो जाएगा, 1/10 ईयर्स करेंगे ना बेटा।
इंटू 1/10 ईयर्स इंटू 1/12, तो कितना हो गया 100,753। यहाँ तक का पॉइंट हो गया। इसके बाद में हम बात करें बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर क्या आएगा, तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट की एसेट की कॉस्ट प्राइस लिखा, कॉस्ट प्राइस कितना है 120,90363। उसमें से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करा था बेटा, ये डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, नहीं निकाला था, ये रहा डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 120,90363 इंटू 1/10 इंटू 1/12, तो 100,753 माइनस किया तो आपका फिगर आ गया 11,986,9610। ये हमारी बैलेंस शीट की एसेट्स की फिगर आ गई। इसके अलावा हम बात करें बेटा नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमने लोन ले रखा था 10 मिलियन का, तो वो वैल्यू शो कर दिया। इसके अलावा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटल कॉस्ट, डिसमेंटल कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू तो वो कितनी थी 1580363, प्लस उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर देंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट था 94822, जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट वाला इंटरेस्ट है। तो टोटल आ गया कितना 1675185। और इसके अलावा हम बात करें पीएनएल में, तो पीएनएल में क्या क्या आएगा, तो पीएनएल में सबसे पहली चीज तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 100,753। इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर दो चीजें आएगी, एक तो हमारा डिसमेंटलिंग कॉस्ट का फाइनेंस कॉस्ट, वो था कितना 94822। उसके अलावा हमने जो बोरोविंग किया था, लोन लिया था, उससे रिलेटेड फाइनेंस कॉस्ट था, वो कितना था 50,000। तो 50,000 दोनों को ऐड करके लिख दिया 144,822। इसके अलावा आपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिया था, ट्रेनिंग पर खर्चा हुआ था कितना $6 लाख का, तो उसको भी हम पीएनएल में शो करेंगे, उसको बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और एसओएफपी के अंदर ये दोनों चीजें आ जाएगी, जिसमें आपका टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 10 हो जाता है। इसके अंदर मेनली 2 से 3 चीजों को समझना है। एक तो बोरोविंग कॉस्ट, बोरोविंग कॉस्ट के अंदर उन्होंने सिंपल से 11 मंथ का अलग करना है और 1 मंथ का अलग करना है। जो 11 मंथ का है वो कैपिटलाइज हो जाएगा और 1 मंथ का क्या होगा पीएनएल में जाएगा। तो 11 मंथ का जो कैपिटलाइज होगा उसी में से हम इंटरेस्ट इनकम को माइनस कर देंगे। डिसमेंटलिंग कॉस्ट निकालना है, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट निकालने के लिए कब हमें डिसमेंटल करना है, तो भाई हमने एसेट परचेज करा था और डिसमेंटल कब करना है के लिए बोला उन्होंने 1 अक्टूबर 2023 को, जबकि हमने ये लिया कब था इसको 1 अक्टूबर 2012 को। तो 1 अक्टूबर 2012 से लेकर और हमें 2023 में अगर खत्म करना है, तो वहां तक के अगर हम ईयर काउंट करेंगे तो वो कितने बैठ रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर दी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट का फाइनेंस कॉस्ट निकाला, फाइनेंस कॉस्ट को ले लिया और फिर उसके बाद में हमने डेप्रिसिएशन निकाला। डेप्रिसिएशन निकालने से पहले हमने उसकी असेट की कॉस्ट निकाल दी, कॉस्ट निकाल करके डेप्रिसिएशन निकाला और फिर बैलेंस शीट में और पीएनएल में उसको शो कर दिया। यहाँ तक के पॉइंट में कोई डाउट हो तो बोलिए बेटा। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 10 में किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो बोले। गर्विता, पूर्वा, शुभ, सिमरन, वैदिका, नहीं है बेटा डाउट? नो सर। नो सर। ये आपका टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। मैं सभी को बोलूंगा बेटा इस चैप्टर को एक बार अच्छे से कवर अप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि अब जो मैंने स्टार्टिंग में ही, मैंने पहले भी बोला आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा वाला चैप्टर लिया है। मैंने सिंपल चैप्टर नहीं लिया है, स्टार्टिंग में ही मैंने फर्स्ट चैप्टर जो लिया है वो अच्छा चैप्टर लिया है, ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि इस चैप्टर का अगर बेस आपका क्लियर है तो आपके आगे के 2 से 3 चैप्टर्स इजीली कवर अप हो जाते हैं। कल हम इसी के अंदर आप लोगों ने एफए के अंदर पढ़ा था बेटा इनटेंजिबल एसेट्स वाला चैप्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस वाला जो चैप्टर था। भाई कोई एक्सपेंसेस को हमें रिसर्च में लेना है तो कब लेना होता है, डेवलपमेंट में कब लेना होता है, तो वो वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे कल से। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा वो चैप्टर। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, आगे के 2-3 चैप्टर सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो उनको हम कवर अप करेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर। मैं इसमें इसी का नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा।
इस चैप्टर से रिलेटेड किसी की भी अगर कोई भी रिकॉर्डिंग अगर नहीं मतलब कोई क्लास अगर रिमेनिंग रह गई थी, पूरी नहीं रीड आउट कर पाए थे, तो आप लोग एकता मैम को इन्फॉर्म करके आप लोग रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं। उनके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देंगे। पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से कवर अप कर लेना। कहीं भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? यस। बाकी का हम कल करते हैं। नया चैप्टर में कल से स्टार्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 3, इंटेंजिबल ऑकरेंसेस। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। गुड नाइट बेटा। थैंक यू सर। वेलकम थैंक बेटा। यू सर।